हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम टारगेट कर रहे हैं डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो कुछ महीनों बाद होने वाली है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ पे हम दो चीज़ कवर कर रहे हैं। डेली एमसीक्यू, आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, आपको सही आंसर बताने हैं। कितने करेक्ट हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड, आपके मैक्सिमम आंसर सही हुए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए, कम हुए, तो डरने की बात नहीं है। आप फिर से अपने बेसिक्स पे जाएं। उसके बाद अपने आप को उस जो गलत हुआ है उसको एक नोट्स बनाएं प्रीलिम्स करके, प्रीलिम्स 2025, और उसमें जितने भी आपके रॉन्ग हो रहे हैं उस टॉपिक को इंक्लूड ज़रूर करें। यहाँ पे हम पी वाई क्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेंगे वो डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो रियल यहाँ पे दिए जाएंगे। पास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं लेके आई हूँ, ताकि आपके ब्रेन में ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा ही एग्ज़ाम यूपीएससी पूछती है, आपका माइंडसेट हो जाए, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज है डे 12। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर इसके पहले के सारे वीडियोस आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि मैंने उसमें सारे पीवाईक्यू कराए हैं। कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी साइंस, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमी। इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। एंसाइंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मैं इस तरह से आपको लेके आ रही हूँ ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते। कभी शॉर्ट आंसर रहते, कभी लॉन्ग रहते, कभी लेंदी रहते। और आगे जुड़े रहिए, मैं आपको सब बताते हुए चलूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए, जो मेरा फेवरेट है, जो आप लोग को मोटिवेट कर देता है, ताकि आप एकदम रिफ्रेश होके आज से ही जो हुआ उसको भूल जाइए। जो होगा उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। आज ही जो करना है वो आपको करना है। तो आप एकदम मोटिवेटेड हो जाइए, सब कुछ एक साइड रख दीजिए। जितना देर आप ये देख रहे वीडियो, प्रेजेंट हो जाइए कि यहाँ पे मुझे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी मैं उसको सॉल्व करूँगा। ट्राई करना है आपको, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि अगर नहीं क्वेश्चन आ रहे तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा कोट्स है। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विनर वही होता है जो हारने के बाद फिर से प्रयास करता है कि मैं एक बार और प्रयास करके देखता हूँ। और जब तक लाइफ है तब तक प्रयास करते रहिए, बट एक्साइटमेंट के साथ। जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए, जितना भी नॉलेज है उसको लगाइए, क्योंकि आपने 10th एग्ज़ाम पढ़ाई किए हैं, 12th इतने अच्छे से पास किया है, डॉक्टर या इंजीनियर हैं आप, या तो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन ला दिया है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 1996 में पूछा था। आज मैं थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप एकदम, आपका पीवाईक्यू भी होता रहे, टॉपिक भी कवर होता रहे, और आप मॉक भी दे पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो बैठ के देखना है, पेन और कॉपी लेकर के देखना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, डिस्ट्रिक्ट जज किस में नहीं आता है। ए, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी, सेशन जज, सी, ट्रिब्यूनल जज, डी, चीफ जज ऑफ अ शैल कोर्ट, कोस कोर्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर कौन से होंगे, आप ज़रूर बताइए। ये जो चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, इसके बारे में आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि सेशनल जज क्या होते हैं या ट्रिब्यूनल जज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूनल जज, व्हाट इज सेशन जज। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है। इस तरह से यूपीएससी इसको मोल्ड करके भी आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकती है। तो आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिब्यूनल जज। डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रिब्यूनल जज में नहीं काउंट किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, आप इसको जवाब देने की कोशिश करें। यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया था।
द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। जो सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है उसके अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट का जो डिस्प्यूट किस में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है। ए एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, बी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, सी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, डी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन। ये चारों ज्यूरिडिक्शन जो है मतलब उनका प्रोसेस है जज का, जो इनका ज्यूरिडिक्शन है, इन चारों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप ही तो सॉल्व कीजिए इसको। जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद अपने नोट्स में जा कर के पॉलिटी की बुक खोलनी है, वहाँ पे सब टाइटल होगा ज्यूरिडिक्शन या जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे जाके आप देखिएगा, इन सब के एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं। जैसे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के एग्जांपल्स, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के एग्जांपल, ओरिजिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप कंफ्यूज फिर से कर जाएंगे अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्टेट और सेंटर मतलब राज्य और केंद्र की जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करता है जब सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर में। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बचत हो। इसलिए मैंने मॉक विथ PYQ लाया है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मॉक दीजिए और PYQ के लिए आपको दूसरे सीरीज़ देखने हो या दूसरे बुक्स को फॉलो करना पड़े, तो आपके 2 टाइम लगेंगे। यहाँ पे आपके एक समय में 2 चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो आप मॉक भी दे पा रहे हो, ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। सेकेंड, आप प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी ने पूछ लिया है, यूपीएससी का माइंडसेट आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए सवाल पूछती है, वो फैक्ट से जुड़े हुए सवाल कम पूछती है, करंट से वो स्टैटिक पूछती है। तो आपका जो बेसिक है उसे स्ट्रॉन्ग जरूर करना ना भूलें। अभी भी थोड़ा समय है, अपने समय का सही से यूटिलाइज़ कीजिए। टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए और टाइम पे पढ़ाई कीजिए। अभी एकदम फोकस्ड हो जाइए यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के। बट ज़्यादा थिंक नहीं करना है कि मेरा होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है कि मेरा काम है खाना टाइम पे खाना, पढ़ाई टाइम पे करना और सोना टाइम पे, बस। और अपना दिमाग को चलने का मौका दीजिए। यूज़ योर ब्रेन और सेट कीजिए अपने माइंडसेट को कि इस बार तो मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा जा चुका है। When the Chief Justice of High Court act in an administrative capacity, he is subjected to। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी यूज़ करते हैं कब? When the Chief Justice of High Court act as, जब हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कब यूज़ करते हैं? ए द रेट जुरिडिक्शन ऑफ एनी वेयर जज ऑफ द हाई कोर्ट, बी special control exercised by the Chief Justice of India, C discretionary power of the governor of the state, D special power provided to the chief minister। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। सबके साथ आपको बांटना है और कोई भी चीज़ को याद करने का तरीका है या सीखने का तरीका है कि आप उसे लोगों को सिखाएं। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करें। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक कर लें, अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे और आप ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। स्पेशल पावर प्रोवाइड टू चीफ मिनिस्टर्स, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए द रेट जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट। तब जाके चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं वो एक्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो वो एज ए एक्ट करते एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है लॉ के ऊपर या फैक्ट के ऊपर।
तो आप इसको किससे कनेक्ट करेंगे? 2001 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। आप देख पाएंगे कि कैसे यूपीएससी की क्वेश्चन पूछने की वैरायटी चेंज हो रही है। ये सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। ए, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, वो खुद से बताती है। बी, ओनली इफ़ ही शीक सच एडवाइस, अगर चाहिए तब वो बताती है। सी, ओनली इफ़ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, अगर फंडामेंटल राइट से जुड़ी बातें हैं तो ही वो बताएगी। डी, ओनली इफ़ द इशू प्रोसेस आ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप ज़रूर आज ही पॉलिटी खोल के उसे एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट की जो रिलेशनशिप है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है या प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है तो वो कब? तो ये है बी, ओनली इफ़ ही शीक सच एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एजर्शन और रीज़न करके। ये जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स 1997 में पूछे हैं। अगर आप में से किसी ने 2023 के क्वेश्चन देखे हैं या 4 के देखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देखिएगा। सेम एजर्शन की जगह पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और जो ऑप्शन है ए बी सी डी सेम ऐसे ही ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही हैं, और स्टेटमेंट 1 सही है और 2 उसका एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से जैसे ऑप्शन है ना ए आर, तो वहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 लिखा हुआ है। तो आजकल यूपीएससी लेंदी क्वेश्चन भी पूछ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ यूपीएससी के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रही हूँ ताकि आपका माइंड ऐसा सेट हो जाए कि यूपीएससी किसी भी तरह से पूछे तो मुझे हर सवाल का जवाब पता है, चाहे यूपीएससी किसी भी तरह से पूछे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप जवाब दीजिए। असर्शन ए, willful disobedience or non-compliance of court order and use of derogatory language about judiciary behavior amount to contempt of court। जब गलत शब्दों का कुछ भी ऐसा प्रयोग किया जाए तो उसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। रीज़न क्या है? जुडिशियल एक्टिविज़म कैन नॉट बी practice without arming the judiciary with punitive power, stop punish contemptuous behavior। इसमें पूछा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कहते हैं? जब अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किया जाए या नॉन कंप्लाइंट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को ना माना जाए। सेकंड है जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो प्रैक्टिस कब नहीं कर सकती है जुडिशरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको आंसर गलत हो गए हैं, इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके आंसर गलत हुए हैं तो आप जाके पॉलिटी की बुक को खोलिएगा, नोट्स को नहीं खोलना है, पॉलिटी बुक को खोलना है और वहाँ पे जाके अपने क्लियर बेसिक बुक से क्लियर करने हैं। यही लोग गलती करते हैं कि हमेशा नोट्स के पीछे भागते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाए, बट अपने हाथ से नोट्स बनाएं और हो सके तो बेसिक बुक ज़रूर रेफ़र करें। इसमें दोनों आंसर सही हैं, बट ए जो है, जो रीज़न दिया गया वो रीज़न सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने 2003 में पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए वीडियो पॉज करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। जो हाई कोर्ट है वो पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने हैं, कौन कौन से स्टेट के एक ही हाई कोर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे ए है ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है उड़ीसा। कौन सा हाई कोर्ट के जो ज्यूरिडिक्शन है वो अंडमान निकोबार के अंडर में आते हैं?
मतलब कहाँ का हाई कोर्ट अंडमान और निकोबार के भी केसेस सॉल्व करता है, मतलब 2 स्टेट के एक हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कौन से आंसर होंगे? अगर आप ऐसे भी ऑप्शन लगाएं तो कोलकाता ही होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता के जस्ट नीचे आपका अंडमान निकोबार आता है। क्योंकि अंडमान निकोबार पीछे है, मतलब जो इंडिया ख़त्म हो रही है, जैसे जहाँ बंगाल है, तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार थोड़ा साइड में है। इसलिए आंध्र प्रदेश का भी आप ना सोचें, चेन्नई का तो बिल्कुल ना सोचें, वो इधर कितनी दूर है, उड़ीसा। तो जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो उसके पास में कोलकाता ही सामने पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हैं अंडमान निकोबार से आंध्र प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा, चेन्नई, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि सबसे पास में कौन सा पड़ेगा। मान लीजिए आप परेशान हैं, आपको न्याय चाहिए, तो आप न्याय पाने के लिए तो सामने ही जाएंगे, मतलब जो सामने कोर्ट होगा। तो अंडमान निकोबार में अगर आप रह रहे हैं तो कौन सा एरिया या कौन सा स्टेट आपके करीब होगा, जैसे कोलकाता, आंध्र प्रदेश, चेन्नई या उड़ीसा, तो सबसे ज़्यादा करीब आपके आता है कोलकाता। इस तरह से अगर आपको नहीं आ रहा है तो लगाएं, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये है यूपीएससी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछे हैं अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तो आप इसके जवाब दीजिए। द पावर टू इनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with respect to any matter included in the union list of legislative power rest with। तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द पार्लियामेंट, डी द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर। अगर सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ाना हो तो इसमें क्या किया जा सकता है? तो इसमें द पार्लियामेंट द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ाया जा सकता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछे थे 2002 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द सैलरीज एंड अलावेंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चेंज टू द। जो सैलरी और अलावेंस है हाई कोर्ट के जज का, कैसे चेंज किया जा सकता है? ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सी कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, डी कंसीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। सॉरी, चार्ज टू द, मतलब जो हाई कोर्ट की सैलरी है वहाँ के जजेस की, वो कहाँ से उनको मिलती है, मतलब चार्ज की जाती है, चार्ज है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हाई कोर्ट के जजों की सैलरी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है उनको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट? तो हाई कोर्ट मेनली स्टेट में होते हैं। तो इस तरह से आप अगर दिमाग लगाएं तो या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, तो इसमें कौन से आंसर करेक्ट होंगे? स्टेट वाला ही लग रहा है, बी और डी, बट आप बताएं इसमें से आंसर कौन सा है? आंसर है बी, बिकॉज हाई कोर्ट स्टेट में होता है। इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करें, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है, क्योंकि कंटीजेंसी फंड में कुछ जो इमरजेंसी होती है, जैसे फ्लड आ गए या कुछ अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ से अगर यूज़ किया हुआ है तो कुछ स्पेशल पैसों को वहाँ रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। अगर आपको नहीं इतना बेसिक पता है या आप कंफ्यूज कर रहे हैं कंसोलिडेटेड में और कंटीजेंसी में, तो आप ज़रूर एक बार जाके बुक को फिर से रेफ़र करें, पॉलिटी के बुक को। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2021 में पूछे हैं। 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसे चेंज हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट इन इंडिया। अब हाई कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। 1. There are 18 हाई कोर्ट इन द कंट्री। सेकेंड, यहाँ पे 18
हाई कोर्ट हैं। सेकेंड, 3 ऑफ देम हैव जुरिडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। इसमें से जो 3 हैं उनका जुरिडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा है। जैसे अभी हमने देखा कि कोलकाता का जो जुरिडिक्शन है वो अंडमान निकोबार तक जाता है, मतलब 2 स्टेट में आते हैं। तो इसी तरह से 3 ऐसे हैं जिनका जुरिडिक्शन 1 स्टेट से ज़्यादा है। 3, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। कोई ऐसा यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसका अपना हाई कोर्ट है। 4, जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। तो जो हाई कोर्ट के जज हैं क्या वो 62 तक ऑफिस में रहते हैं या उसके पहले रिटायर हो जाते हैं? अगर आपका ये जवाब सही रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर गलत हो गया तो भी डरे ना। बेसिक बुक्स को हमेशा रेफ़र करें हाई कोर्ट के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें सिर्फ 1 ही सही है क्योंकि यहाँ पे 18 हाई कोर्ट नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने हाई कोर्ट हैं। सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कितने हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट को कवर करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं आपको हाई कोर्ट है ऑलमोस्ट 21। 6 बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, केरला, मद्रास, पंजाब एंड हरियाणा। और जो यहाँ पे जुरिडिक्शन है जिनका 1 स्टेट से ज़्यादा है वो मैंने बता दिया है 6, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, केरला, मद्रास, पंजाब एंड हरियाणा। ये जो यहाँ के हाई कोर्ट है उनका जुरिडिक्शन 1 स्टेट से ज़्यादा होता है। जो 3 नंबर है वो भी गलत है क्योंकि दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो आशा करती हूँ आपके यहाँ पे तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि पहला तो 18 हाई कोर्ट नहीं है, 21 हाई कोर्ट है। अगर आप चाहें तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, बट 18 हाई कोर्ट नहीं है, उससे ज़्यादा है। सेकंड जो है वो 3 स्टेट नहीं है, 3 से ज़्यादा हाई कोर्ट है। जो मतलब मेनली 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका जुरिडिक्शन मोर देन 1 स्टेट से होता है। और जो 3 नंबर है वो है दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते नो यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे नो एक्सट्रीम वर्ड को भी आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ एलिमिनेशन ट्रिक नहीं सिखा रही हूँ बिकॉज एलिमिनेशन ट्रिक से आज जैसे आप अगर 2024 के देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर तो एलिमिनेशन ट्रिक एकदम एलिमिनेट खुद हो चुकी है क्योंकि अभी यूपीएससी पूछती है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल अबव। क्योंकि आप अगर मेरे इसके पहले के वीडियो देख पाएँ या जाके अभी देख लीजिएगा तो वहाँ पे मैंने 2023 के भी क्वेश्चंस कराए हैं जहाँ पे यूपीएससी के नए पैटर्न आपको देखने मिलेंगे। मैंने 2024 नहीं कराया है बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वही मैं आपके सामने लेके आ पा रही हूँ कि आपका एक माइंडसेट हो जाए कैसे यूपीएससी को क्लियर करना है। मुझे यहाँ से पढ़ा करना नहीं है, मुझे आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है कि आप बहुत अच्छे से अपनी यूपीएससी की तैयारी करें और ज़रूर यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बने। अगर आप में से आप प्रॉमिस कीजिए जो भी फ्यूचर में आईएएस बनते हैं वो हमसे संपर्क ज़रूर करेंगे कि मैम आपकी वजह से हम आईएएस बने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमने आपका मतलब हमारे हेल्प्स ने भी आपको कुछ हेल्प किया है, हमारी इस वीडियो ने भी आपका थोड़ा हेल्प किया है, ये बताने के लिए ज़रूर हमसे जुड़ें। अगर आपको कुछ और भी यूपीएससी से रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम आपके सारे क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो हम वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे क्लियर करेंगे। आपके अकॉर्डिंग कि आपकी तैयारी कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम एफ़र्ट लगाएंगे ताकि आप यूपीएससी अच्छे से और सीधे तरीके से कर पाएँ। क्योंकि
भ्रम है कि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपकी तैयारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, ये हम इंश्योर करते हैं। बस आप अपना साथ दीजिए। अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप ज़रूर हमसे जुड़ें। यूपीएससी की जो 2004 में पूछा गया था, मतलब 2004 में, उसके आंसर आपको देने हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993, हु एमोंग द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। तो यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? ए, एनी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बी, एनी सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट। सी, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डी, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है, यहाँ पे नाम नहीं पूछ रही है। बहुत सारे जैसे स्टेट पीसीएस हो गए या पीसीएस एग्ज़ाम हो गए, तो वहाँ पे यूपीएससी नाम पूछती है कि अभी के चेयरपर्सन कौन है। तो नाम आपको ऐसे समझ के रखना है, बट उसको रट्टा मारने के चक्कर में आपका बेसिक ख़राब ना हो जाए। जैसे यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल के नेशनल राष्ट्र, तो इसमें क्या होगा? कोई जज है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज होंगे, या सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन है? तो मेनली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ए और सी होना चाहिए। तो अब बताइए कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर है सी। अब देखिए मैंने ऑप्शन क्यों ऐसे किया, क्योंकि ये नेशनल है। नेशनल मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे, या तो रिटायर्ड जज होंगे जो अब रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि अगर रिटायर्ड जज नहीं हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी केस पेंडिंग चली जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी ऐसे दिमाग लाने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी में दिमाग का ही खेल है कि आपने जो पढ़ा है उसका आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी, वो आपको कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन पूछने वाली है। चाहे अभी अगर जो भी न्यूज़ में चल रही है टॉपिक, आप अगर पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, तो उसे ज़रूर स्टैटिक से कवर करें। फॉर एग्जांपल कहीं ये हाँ फॉरेस्ट फायर लग चुकी है, या फ्लड आ गया है, या साइक्लोन है, तो साइक्लोन जहाँ आया है उसके नाम को देखिए, बट साइक्लोन के बारे में ज़रूर पढ़ें कि साइक्लोन कैसे आता है, आपकी ज्योग्राफी बुक में दी हुई है। इस तरह से आप इस करंट को स्टैटिक से ज़रूर कवर करें। क्योंकि हम करंट तो पढ़ लेते हैं, बट अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, आपका फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स है, कभी कभी बच्चे ये मिस आउट कर जाते हैं। बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ना है। और जब आप मॉक दे रहे हैं, रिवीजन आप ऐसे करें कि जो गलत हो गया उसको ज़रूर एक बार सर्च करें बुक में, या अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो आप नेट में गूगल पे जाएं, विकिपीडिया पे जाएं, वहाँ पे सर्च कर लें, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इस तरह से आप रिवीजन करें। जो आपको ऑलरेडी याद है उसको ना याद करें, जो नहीं आ रहा है उसको रिवाइज करें। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 2004 में यूपीएससी ने पूछा था। द हाईएस्ट criminal court of jurisdiction district in the court of district and session judge. Second, the district judge are appointed by the governor in consultation with the high court. A person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate or a pleader of 7 years standing or more, or an office in judicial service of the union or the state. For when the session judge award a death sentence, it must be confirmed by the high court be it is carried out. तो इसमें सेशनल जज, तो आप इसमें सेशन जज के बारे में बात किया गया है और हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। जो सेशन जज है वो थोड़ा हाई कोर्ट के नीचे के जज होते हैं, मतलब पहले वहाँ पे फिर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे दो कोर्ट की बात की गई है, जजमेंट की बात की गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे? इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही है। अगर आपको नहीं पता था तो इसको ज़रूर अपने यूपीएससी नोट्स में प्रीलिम्स के रखें।
मेंस की अलग कॉपी बनाई, प्रीलिम्स की अलग कॉपी बनाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए MCQ के साथ विथ PYQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।